चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट से पहले शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर सामने आ गया। नैब तरामीम को उन्होंने कलअदम करार दे दिया। अब क्या मुस्तकबिल होगा उन केसेस का जो पीडीएम हुकूमत में इन तरामीम के बाद ख़त्म कर दिए गए थे। आमिर सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदा खुसूसी पहले दिन से इस पूरे मामले को बड़ी बारीकबीनी और मेहनत से देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि आज इस फैसले के बाद अब क्या होने जा रहा है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो ये फैसला आया है इसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि 1999 का जो नैब कानून था वो अपनी असल सूरत में बहाल हो गया है, जो 2022 की तरमीम थी ख़त्म होने के बाद, और अब जिन लोगों के भी केसेस ख़त्म हुए थे वो उसको इसी कानून के मुताबिक जो 1999 का कानून था उसके मुताबिक, उसके लेटरल स्पिरिट के मुताबिक जो है अब फेस करेंगे। मसूद साहब, इस तमाम जो नैब का केस था इसका एक बैकग्राउंड था कि गुज़िश्ता कई सालों से इस मौजू पर बात हो रही थी कि नैब के कानून का मिसयूज़ किया जाता है, एक ड्रैकोनियन कानून है। और यही हुआ कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने उन्हीं अदालती फ़ैसलों जिसमें नैब के रवैये पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी उनका सहारा लेकर तरामीम करने का फ़ैसला किया जून 2022 में। और उन तरामीम के साथ साथ फिर अगस्त 2022 में भी तरामीम की गई थी। मजमूई तौर के ऊपर 44 तरामीम की गई थी मुख्तलिफ सेक्शंस में, जिसमें यह कहा गया कि नैब का जो ड्रैकोनियन लॉ है या जो नैब के कानून को मिसयूज़ किया जाता है उसको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं जो 44 तरामीम हैं इसमें से 16 तरामीम ऐसी थी जिनको कुछ ख़ास शख्सियात के मुकदमात को सामने रख कर वो तरामीम की गई थी और उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो तरामीम की गई थी ताकि उन ख़ास शख्सियात को फ़ायदा मिले। पीटीआई ने और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उन्हीं तरामीम को चैलेंज किया था और वो जो 16 तरामीम थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कलअदम करार दे दिया है। लिहाजा जो ज़मानत का हक़ है या रिमांड 90 दिन का मामला है उसका ये इन तमाम इस फैसले का कोई नुकसान नहीं होगा। जो अब आने वाले दौर में अगर किसी के ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई करने जाएगा, जो पहले से केसेस हैं जिनमें मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या जिसमें आमदन से ज़ायद असासों के केसेस थे या दीगर जो अहम शख्सियात थी उनके खिलाफ केसेस थे, उन्हें ही उसका सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये कहना कि इसमें जो आने वाले जो अब गुज़श्ता हुकूमत में रहे हैं उनको अगर कोई मुश्किलात होंगी तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले अब अगर देखा जाए तो 700 अरब रुपए मालियत के जो करप्शन रेफरेंसेस थे वो बंद किए गए थे इन तरामीम के ज़रिए और अब वो तमाम बहाल हो चुके हैं। उसमें मजमूई तौर के ऊपर अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो 450 ऐसी अहम सियासी कारोबारी और आपसे अलग अलग बात जरूर करूंगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि खुद दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई, उनके कई केसेस नैब में थे और ये समझा जा रहा था कि इन तरामीम से उनको भी रिलीफ मिल गया है। अब उनका भी रिलीफ खत्म हो जाएगा, अब उनको भी उसी तरह से ये कानून ट्रीट करेगा जैसे दूसरे लोगों को ट्रीट करेगा। तो उनके कौन से मामलात हैं और कहाँ कहाँ उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? मसूद साहब, इस सारी कार्रवाई के दौरान ये मामला उठाया गया था कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ख़ुद फ़ायदा भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया था जिसमें उन्होंने एक कैटेगरी के लिए ये कहा था कि वो इस तरामीम के ज़रिए जो फ़ायदा है वो हासिल नहीं करेंगे। और उनके ख़िलाफ़ इस पर कोई शक नहीं है कि नैब बहुत तेज़ी के साथ केसेस को इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसमें उनके ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है वो नैब उसमें उनको जल्द गिरफ़्तार भी करने का इरादा रखता है। उनके तमाम जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी की जा रही है। इसके साथ जो तोशा खाना से उन्होंने तहाइफ लेकर मार्केट में फ़रोख्त किए वो इंक्वायरी भी उनके ख़िलाफ़ जारी है। लिहाजा आने वाले दिनों में नैब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगा। लेकिन वो जो ज़मानत ना मिलने का मसला था या 90 दिन के रिमांड का मामला था वो तरामीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार नहीं दी, बल्कि वो तमाम तरामीम जिसमें सबसे पहला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था जिसमें 1985 तक के मुकदमात को इस तरामीम के ज़रिए रिलीफ दे दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी हैं। एप्लीकेबिलिटी के इन किन किन केसेस पर इतलाक़ होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी, जिसमें कुछ केसेस को बाहर निकाल दिया गया था उनको दोबारा शामिल कर दिया गया है। 50 करोड़ रुपए की जो हद मुकर्रर की गई थी उसको ख़त्म किया गया। इसके साथ साथ आमदन से ज़ायद असासों के जो केस है और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के केसेस, इन केसेस को ख़त्म कर दिया गया था। अब इनको दोबारा नैब के दायरा इख्तियार में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्रिजम्पशन के ऊपर जो बारे सबूत शिफ्ट करने का था
उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया है कि उसमें नैब अगर इनिशियल बर्डन प्रूफ कर देता है तो मुल्जिम जवाबदेह होगा कि उसने असासे कैसे बनाए और दीगर। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं, ये तो हमें पता चल गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनके लिए अब आसानी, पहले भी वो उनका मौक़िफ़ था कि वो इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन अब कानून है और जाहिर सी बात है वो जेल में भी हैं तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। नवाज शरीफ साहब की वापसी होने जा रही है और ऐसे मौके पर ये फैसला आया है, तो उनके लिए इस फैसले के बाद मुश्किलात बढ़ेंगी या नहीं? मसूद साहब, PMLN ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें इस कानून साजी से फ़ायदा होगा और बहरहाल उनके खिलाफ 2 केसेस तो ऐसे हैं करप्शन के जिसमें उन्हें सज़ा हो चुकी है। उन केसेस पर भी इनका इतलाक़ किया गया था और ये कहा गया था कि इन तरमीम का उन केसेस एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में जिसमें उन्हें सज़ाएं हो चुकी हैं उस पर भी इतलाक़ होगा। तो नवाज शरीफ को बहुत फ़ायदा होना था अगर उनकी जो अपील है और उनकी अगर वो आएंगे, सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे तो उनकी जो ज़मानत है वो जल्दी होने का इम्कान था इस कानून साजी के ज़रिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो भी ख़त्म कर दी है। इसके अलावा उनके खिलाफ जो एक अंडर ट्रायल केस था वो था तोशा खाना का, उसमें भी उनके खिलाफ बहुत तेज़ी से नैब इन्वेस्टिगेट इंक्वायर कर रहा था और वो भी बड़ा ओपन एंड शट केस था। वो भी उनके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि वो रेफरेंस भी नैब ने एहतसाब अदालत में दायर कर दिया था। उसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, IG मजीद, अनवर मजीद, ये तमाम लोग मुल्ज़िमान थे। वो भी बहुत अहम केस है जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा नवाज शरीफ को इस कानून साजी से फ़ायदा होना था जो अब नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कलअदम करार दे दिया है। लिहाजा अब नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ नहीं होंगी कि वो जेल जाकर बहुत जल्दी ज़मानत हासिल कर लेंगे या बहुत जल्दी उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो मुझे जल्दी से ज़रा यही बता दें कि शरीफ खानदान के और कौन कौन से लोग हैं जो सियासत में मौजूद हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब इसमें कहीं फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे, हमजा का क्या स्टेटस है, उनके दीगर बच्चों का, खुद मरियम बीबी का? देखिए, इसमें शरीफ ख़ानदान खुद बेनिफिशरी है इस तमाम तर जो तरामीम की गई थी उसमें बिलखुसूस शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, इसके अलावा मरियम नवाज़ और जो नवाज़ शरीफ के बच्चे हैं वो तो पहले ही बाहर हैं, वो बहुत से मुकदमात में इश्तिहारी हैं। लिहाजा शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस पूरी जो नैब की प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस कानून के ज़रिए उन्हें फ़ायदा होना था। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ केसेस अंडर ट्रायल थे, जो केसेस चल रहे थे उसमें भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ भी नैब अब प्रोसीडिंग्स कर सकता है। ये इस कानून साजी के ज़रिए नैब को दोबारा इख्तियारात मिल चुके हैं क्योंकि पहले इसमें जो एप्लीकेबिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, अमल दरामद रोक दिया गया था मुख्तलिफ तरीक़ों की वजह से, और साथ में जो एसेट आमदन से ज़ायद असासे बनाने और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के जो केसेस थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा MLAs के ज़रिए जो अहम बात थी वो ये थी कि MLAs जो बैरून मुल्क से जितने भी खतूत के ज़रिए यहाँ पर बतौर शहादत रिकॉर्ड करने का जो सेक्शन थी, सेक्शन 23 और 21, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। वो भी तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दी हैं। लिहाजा अगर किसी भी शख्स के बैरून मुल्क में असासे हैं तो उनको उनके खतूत के ज़रिए या उनको यहाँ पर ट्रायल करने के टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी शहादत ली जा सकेगी। ठीक हो गया। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई में JITs बनी थी और उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन की थी और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कुछ रेफरेंसेस बने थे, फिर ये तरामीम आ गई। तो कितने रेफरेंसेस थे जो वापस हो गए थे और अब इस फैसले के बाद उनका क्या स्टेटस होगा? मसूद साहब, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की गई थी। JIT ने जो जाली बैंक अकाउंट्स, जो सिंध का एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल था जिसमें न सिर्फ सिंध की सरकार बल्कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के जो बड़े कारोबारी लोग थे, ओमनी ग्रुप था जो पूरा सिंध चलाता था, और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस की गई थी जिसमें सबसे पहले JIT ने शवाहिद हासिल किए, ठोस शवाहिद हासिल किए, और उसके बाद फिर नैब ने इन्वेस्टिगेट किया। 40 केसेस को अनर्थ किया गया था। ये बताया गया था कि 200 अरब रुपए मालियत की करप्शन हुई सिंध सरकार में, और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें मजमूई तौर के ऊपर 15 रेफरेंसेस नैब ने बाकायदा तौर के ऊपर एहतसाब अदालत में दायर कर दिए थे जिसमें
आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 5 करप्शन रेफरेंसेस थे। इसके अलावा ओमनी ग्रुप के खिलाफ मजमूई तौर के ऊपर 20 करप्शन रेफरेंसेस थे। इसके साथ साथ इस रेफरेंस में मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन और बहुत सी अहम शख्सियात जो सिंध में फैसला साजी और सिंध के तमाम तर मामला चलाने में जिनका किरदार था, उन तमाम लोगों के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस दायर किए गए थे और अरबों रुपए मालियत की रिकवरी की गई थी। मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म किया था, प्ली बार्गेन की गई थी, 35 अरब रुपए से जायद रिकवरी की गई थी 200 अरब रुपए के इस करप्शन स्कैंडल में। और बहुत से मुल्जिमान जिनको कुछ बैरून मुल्क फरार हो गए और कुछ जो अरेस्ट हुए, उन्होंने प्ली बार्गेन के जरिए एतराफ़ जुर्म किया। इन तमाम केसेस को इन तरामीम के जरिए ख़त्म कर दिया गया था और ये सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फ़ायदा उठाया इन तरामीम से तो वो ओमनी ग्रुप और सिंध सरकार और इसके अलावा जो आसिफ अली जरदारी के करप्शन रेफरेंसेस थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन तरामीम के ज़रिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इन तरामीम को कलअदम करार दे दिया है। लिहाजा ये हुक्म दिया है कि इन तमाम रेफरेंसेस बहाल हो चुके हैं। लिहाजा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो 5 करप्शन रेफरेंसेस थे, 3 उनके खिलाफ इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस थी, शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ केस था, इसके साथ साथ मुराद अली शाह के खिलाफ था, कायम अली शाह के खिलाफ केस था। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स थे सिंध के जिन्होंने करप्शन का एतराफ़ किया, प्ली बार्गेन की, अरबों रुपए की रिकवरी की गई। उन तमाम लोगों के खिलाफ केसेस अब बहाल हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसको पहले केसेस तो बहाल हो गए इस नतीजे में। लेकिन हमारी गुज़िश्ता रोज़ भी इस मामले पर बात हुई थी। आपका मानना ये था कि नए चेयरमैन जो हैं वो बड़ी क़ुव्वत के साथ, बड़ी तैयारी के साथ जो है मामलात को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर तमाम केसेस मुताल्लिका फोरम से मुताल्लिका अदालतों में भेजे जाएँ, उनको शुरू किया जाए, इंक्वायरीज भी जहाँ जिस लेवल पर मामला रुका था वहाँ से शुरू किया जाए। लेकिन मामला ये है कि प्रोसिक्यूटर जनरल, बहुत अहम ओहदा है, सैयद असगर हैदर साहब जो हैं वो पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन नैब हैं ज़ाहिर शाह साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये दोनों ओहदे खाली पड़े में 7 दिन में कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? मसूद साहब, इसके हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने फाइनलाइज़ कर लिया है अपनी टीम को और आइंदा आने वाले हफ्ते में वो नाम भिजवा देंगे प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए भी और डिप्टी चेयरमैन नैब के लिए भी वो नाम भिजवा देंगे वफाकी काबीना को और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इन अहम ओहदों पर जो तकर्रियाँ हैं वो कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ इन तमाम जो केसेस थे इनके लिए जो हमारे ज़राए उन्होंने बताया है कि प्रॉपरली जो नैब जो फैसला है उसको नैब को फैक्स भी कर दिया गया है और फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद करने की भी हदायत कर दी गई है। लिहाजा आइंदा आने वाले दिनों में नैब मुतहर्रिक नज़र आएगा और जो चेयरमैन नैब हैं वो भी पुरुमीद हैं और पुरअज़्म हैं कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं उनको न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में यकीनी बनाया जाएगा कि वो उसी कुव्वत और रफ्तार से हों जो रुके थे 22 जून 2022 से पहले, जब ये नैब जिस तरह तमाम केसेस को प्रोसिक्यूट कर रहा था, इंक्वायर कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसी कुव्वत के साथ इन तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मजमूई तौर के ऊपर जो नैब इस वक्त केसेस को प्लीट कर रहा है वो 1300 अरब रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंसेस हैं और इसमें बिल्कुल ठीक। आमिर सईद अब्बासी साहब, एक मामला जो बहुत अहम इससे जुड़ा हुआ है वो ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो केस है वो आने वाले चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने अपने सामने रखा है और लार्जर बेंच उसको सुनने जा रहा है। और ये नैब तरामीम वाले केस के मौजिज़ रुकन जज साहब जनाब मंसूर अली शाह साहब वो कह चुके हैं कि अगर फैसला हक में आता है तो फिर नैब तरामीम जो है वो गैर मौसर हो जाएंगी। बहुत से कानूनी माहिरीन हैं, उनकी ये राय है कि जिस तरह राय रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा की कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ये जो बेंचेस हैं 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंचेस ये जिन मुकदमात की समाअत कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इन तमाम जो मुकदमात हैं इनके हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो 18 सितंबर को इस अहम मुकदमे की समाअत करने जा रही है और उसके लिए कभी इम्कान है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए और अगर फुल कोर्ट बेंच उसके ऊपर एक बड़ी जजमेंट जारी कर देता है और अगर स्टे ऑर्डर को ख़त्म कर दिया जाता है
तो इन तमाम मुकदमात जिनको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तलिफ जो गुज़श्ता 4 माह के दौरान उन्होंने अहकामात जारी किए, इनकी कानूनी हैसियत के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जाएंगे और इनको फिर इनके ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर फुल कोर्ट बेंच ये फैसला कर देता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो दुरुस्त है, तो इन तमाम मुकदमात जो उन स्टे ऑर्डर के दौरान जारी किए जाते रहे उनकी जो कानूनी हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। लिहाजा अगर ये बात दुरुस्त है कि 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो स्टे ऑर्डर है अगर उसको ख़त्म कर देती है, तो इन तमाम जो अहकामात हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से रिव्यू ऑफ द ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के को कलअदम करार दिया गया, नैब तरमीम को कलअदम करार दिया गया और इस दौरान मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनके ऊपर ये अहकामात जारी किए जाते रहे, उन तमाम की जो आइनी और कानूनी हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बात दुरुस्त है। लिहाजा 18 सितंबर को इस अहम मुकदमे की समाअत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर सईद अब्बासी साहब, तफसील से आपने जाना ये सारा मामला।